नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। आपने जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला सुना। उनके घर से बोरियों में नोट बरामद हुए थे। इसके बाद एक और जज का कारनामा सुना जो फटीक लेते थे एसएचओ से। अब एक और मामला सामने आया है साकेत कोर्ट के एक जज का, जिनका नाम है संजीव कुमार सिंह। इनको सस्पेंड कर दिया गया है और बड़ा गंभीर इल्जाम इनके ऊपर लगा है। आप सोचिए, इनकी दोस्ती एक वकील साहब से है, उनके यहाँ एक जूनियर काम करती है। उस जूनियर ने अपने सीनियर वकील साहब के खिलाफ एक रेप का मुकदमा दर्ज कराया दिल्ली में। अब आप सोचिए इसके बाद क्या हुआ, इन पर क्या आरोप है। इन पर और एक और जज है जिनका नाम है अनिल कुमार। ये दोनों जो इंटर्न है उसको बुलाते हैं, धमकाते हैं। ऑडियो भी रिकॉर्डिंग उसने पेश करी जिसमें कहते हैं कि भाई जो वकील साहब के खिलाफ मामला दर्ज कराया उसको वापस ले लो। इतना ही नहीं, आप सोचिए 30 लाख रुपए की पेशकश करते हैं। जब लड़की मना करती है उसके बाद ये कहते हैं तेरे रिश्तेदार को ड्रग्स केस में फंसा देंगे। आप सोचिए, हिमाकत देखिए। लड़की ने बाकायदा, जो इंटर्न थी एडवोकेट, उसने ऑडियो रिकॉर्डिंग की, तमाम सबूत जो बार बार कॉल कर रहे थे जजेस उनको दोनों, ये सारे सबूत डीके उपाध्याय जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको दे दिए। एक इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी के बाद आप सोचिए ये एलिगेशन बिल्कुल सही पाए गए जिसमें संजीव कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। कितना गंभीर इल्जाम एक जज के ऊपर। पूरा मामला आपको बताता हूं। 27 साल के एडवोकेट हैं। इन्होंने क्या आरोप लगाया है? इन्होंने आरोप लगाया है कि जो सिंह है और कुमार, यानी कि अनिल कुमार और संजीव कुमार सिंह, ये दोनों जजेस हैं। और ये कहा है कि ये दोनों जजेस एक लॉयर के हमदर्द हैं। अब क्या इनकी सेटिंग है उस लॉयर से, क्यों वो फेवर कर रहे हैं उस लॉयर का जो कि एक्यूज्ड है एक रेप केस में, आप सोच सकते हैं। इसके बाद सुनिए क्या किया उन्होंने। इस लड़की ने, जो इंटर्न है, इसने एक रेप का मुकदमा दर्ज कराया अपने जो सीनियर एडवोकेट है जिनके यहाँ ये इंटर्न थी। अब इसके बाद ये दोनों जो जज क्या कर रहे थे, ये दोनों जज जो लड़की कहती है कि प्रेशराइज कर रहे थे नॉट टू परस्यू द केस, कि भैया इस केस को परस्यू मत करो और कोर्ट में अपने जो स्टेटमेंट है उससे मुकर जाओ, ये कह दो कि ये मामला था ही नहीं। अब आप सुनिए, ये भी पता चला है कि जो इंटर्न है वो कभी लॉ क्लर्क जो दोनों के यहाँ उसने काम किया था जजेस के यहाँ, अब उसके ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि भाई तुम ये मुकदमा वापस ले लो। अब इतना ही नहीं, और भी एलिगेशन लगे हैं और एलिगेशन बड़े संगीन लगे हैं, सोचिए आप। इसके बाद बाकायदा एक विजिलेंस जांच हुई जिसमें ये तमाम, जिसमें कौन कौन जजेस थे आपको बताता हूँ। जस्टिस प्रसाद, प्रतीक जलान, अमित बंसल, अमित शर्मा, मनोज जैन, 5 जजों की कमेटी थी। उन्होंने इनको दोषी पाया और आपको बता दूं कि क्या ऑर्डर आया है। 29 अगस्त को एक ऑर्डर आया जिसमें रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज ने ये ऑर्डर रिलीज किया, जिसमें इनको ये कहा गया है कि आप दिल्ली छोड़कर नहीं जाएंगे। जो जज है संजीव कुमार सिंह को, कंप्लेनेंट ने इतना भी कहा है, और भी आपको बताता हूं, उसने कई सारे सबूत इसमें पेश किए हैं जिसमें उसने कहा है कि ये दोनों बार बार पर्सनल नंबर पर कॉल कर रहे थे उसको, और एफआईआर जो है वो अपना जो मेडिकल टेस्ट नहीं कराने की बात कर रहे थे कि आप मेडिकल टेस्ट मत कराओ, और तमाम तरीके की सेटलमेंट की भी बात है। ये 30 लाख रुपए की पेशकश भी इन्होंने दी। और अगर इसने ये कहा कि, इसने जब मना किया तो कहा कि तेरे जो भाई हैं उसको ड्रग केस में फंसा देंगे। आप सोचिए कितना ये जजेस का काम है। क्या ये जुडिशरी का काम है कि आपने एक वकील से आपकी दोस्ती है और आप उसकी पैरवी कर रहे हैं? क्या ये लड़की ने मुकदमा गलत दर्ज कराया? पहला तो ये सवाल उठता है। अगर गलत दर्ज कराया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर लड़की ने केस दर्ज कराया तो क्या जजेस को इस तरह से लड़की पर दबाव डालना चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों? दोनों ने दबाव डाला, 30 लाख रुपए की ऑफर दी। लड़की का कहना है उसने मना किया तो कहा तेरे भाई को फंसा देंगे। आप सोचिए। इसके अलावा यह कहा कि अपना मेडिकल मत कराना इस केस में, और तमाम तरीके के प्रेशर डाले। आप सोचिए। सबसे बड़ी, और इसका बाकायदा सबूत जो इंटर्न एडवोकेट है उसने पेश किए, जो कंप्लेनेंट है उसने पेश किए, बाकायदा दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनके समक्ष पेश किए। इंक्वायरी में भी सारे सबूत आए। ऐसे किसी जज को नहीं हटाया जा सकता, ऐसे ही किसी जज को निलंबित नहीं किया जा सकता। इसके बाद निलंबित किया गया दोस्तों। आप सोचिए, कई ऐसे जजेस हैं जो फटीक करवाते हैं दिल्ली पुलिस से, कई ऐसे जजेस हैं जो रेप केस में
मांडवाली कर रहे हैं, आपकी क्या सेटिंग है वकील के साथ, ये उजागर होना चाहिए। क्या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है, इसके बारे में भी जांच होनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि दोनों जजेस इतना मेहरबान क्यों हो रहे थे, वकील क्या दोस्ती है या कोई और इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट है, ये बात सामने आनी चाहिए। आपको बता दें निलंबन के पीछे वजह क्या सामने आ रही है, मैं आपको बताया था। एक महिला वकील जो पहले जज और दूसरे जज के अधीन लॉ क्लर्क के रूप में काम कर चुकी थी, इस लड़की ने लॉ क्लर्क के रूप में काम किया इन दोनों जजेस के यहाँ। आरोप लगाया कि उनके द्वारा एक वकील के खिलाफ बलात्कार के मामले में निपटाने के लिए उन दोनों जजों ने उस पर दबाव डाला। बहुत संगीन इल्जाम। दोनों जजों ने उसे बार बार कॉल कर ये कहने को कहा कि उसने गलती से केस दर्ज करवाया, ये बोलना पड़ेगा और केस वापस लिया जाए। आप सोचिए, सवाल ये उठता है कि दिल्ली पुलिस ने इस तरह का जो मुकदमा दर्ज किया इंटर्न के कहने पर सीनियर एडवोकेट के खिलाफ, क्या उसमें सत्यता नहीं थी? क्यों जजेस उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्यों जजेस उस पर दबाव डाल रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। अब आप सोचिए, महिला वकील ने कॉल लॉग्स पेश किए, पूरे डिटेल, चैट स्क्रीनशॉट्स पेश किए, ऑडियो क्लिप्स, 3 से ज्यादा ऑडियो क्लिप्स जो है दी, हाई कोर्ट को सौंपी। इसके बाद जब विजिलेंस के सामने मामला आया तब ये कार्रवाई हुई है। हाईकोर्ट की विजिलेंस समिति जिसमें जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद थे, प्रतीक जालान, जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने प्रारंभिक जांच की और फुल कोर्ट मीटिंग में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें संजीव कुमार पर फौरी निलंबन की सिफारिश की गई। यानी कि सीधा सीधा रोल आया। अब दूसरे जज का कितना रोल आया यह भी साफ नहीं है। आपको बता दूं, 29 अगस्त को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज ने आधिकारिक आदेश जारी किया। आप सोचिए, जारी किया आधिकारिक आदेश, उसके बाद हटाया गया। और यह कार्रवाई दिल्ली उच्च न्याय सेवा नियम 1970 रूल 27 और ऑल इंडिया सर्विसेज डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1969 के अंतर्गत रूल 3/1/A के तहत की गई है। आप सोचिए कितनी गंभीर मामला है, जिसमें महिला वकील पर यौन उत्पीड़न मामले को वापस लेने के लिए दबाव, प्रस्तावित वित्तीय सूचना 30 लाख की राशि, बहन भाई को झूठे ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी, ये सब कुछ पेश किया गया। और निश्चित रूप से इस केस ने हड़कंप मचा दिया पूरी साकेत कोर्ट में। सवाल ये उठता है कि जजेस ये क्या कर रहे हैं। कुछ जजेस पर बड़े संगीन आरोप लग रहे हैं। ये तो वो मामले जो सामने आ जाते हैं, कई ऐसे मामले जो सामने भी नहीं आते हैं, जिसमें या तो शिकायतकर्ता दबाव में होता है या फिर सेटिंग हो जाती है, क्योंकि दोनों पार्टी अपना अपना फायदा देखती हैं और उस संबंध में ये मामला सामने नहीं आ पाता है और उसका खामियाजा भुगतता है कई बार तीसरा पक्ष। सवाल ये उठता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या सिर्फ आप लोग ये मानते हैं कि अनुशासनात्मक कार्रवाई पर्याप्त है? क्या इसमें जज के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए जज की? क्योंकि जिस तरह से यह घटना सामने आई है, उसने एक बार फिर न्यायपालिका में जो कुछ लोग हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन पर सवाल खड़े करते हैं। आप सोचिए किस तरह का भ्रष्टाचार है। बहुत ही संगीन मामला है। दिल्ली में हड़कंप मच गया इस मामले को लेकर और बाकायदा चर्चाएं गर्म है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह के मामले अक्सर सामने आते हैं क्योंकि एक महिला वकील ने, आप सोचिए, उसने इतनी हिम्मत करी कि उसने सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश करी इस मामले में। अगर वो ऑडियो नहीं होती तो कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। उसने बाकायदा ये लेटर लिखा, ये भी हिम्मत करी। उसके बाद उसने एक जो 30 लाख की ऑफर थी उसको ठुकरा दी। उसने इस चीज़ को भी ठुकरा दिया कि उसके भाई को धमकाया गया कि उसको मुकदमे में दर्ज कर देंगे। आप सोचिए किस लेवल तक जा रहे हैं जजेस। क्या ये शोभा देता है कि इस लेवल तक आप जाकर किसी एक लॉयर की जो एक्यूज्ड है केस में उसकी मदद करें? क्यों मदद कर रहे हैं आप? क्या आपका पर्सनल इंटरेस्ट है? क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है? ये सारी बातें सामने आनी चाहिए दुनिया के सामने, ताकि पता लगे कि सच क्या है। आप सोचिए इसके बाद उसने, अब कोई उसको ऑब्वियसली बैक कर रहा होगा, लेडी को जो कंप्लेनेंट है, कोई पीड़िता है, क्योंकि ऐसे तो कोई इतनी हिम्मत किसी में आ नहीं सकती। उसको भी अपनी डर रहता है ऐसे केसेस में आगे क्या कार्रवाई हो। खैर अभी तो कार्रवाई की गई है और हम उम्मीद करते हैं उनको, जो महिला जज है उसको पूरी सुरक्षा दी, महिला जो वकील है उसको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। और अगर आरोपों में कोई विसंगतियां पाई गई तो नेचुरली कार्रवाई दूसरे पक्ष के खिलाफ भी होनी चाहिए, यानी कि महिला एडवोकेट के खिलाफ भी होनी चाहिए अगर उनकी बातों में सत्यता नहीं हो। लेकिन जो अभी इन्वेस्टिगेशन में पॉइंट्स हैं उसमें तो ये सत्यता लग रही है। लेकिन मैं उस संदर्भ में बात कर रहा हूँ रेप केस को लेकर। क्या वाकई जो सीनियर
जो एडवोकेट है उन्होंने उस यौन शोषण किया, और अगर ऐसी बात है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ, और जो जजेस इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस में शामिल हैं उनके खिलाफ भी सिर्फ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी क्राइम तक की। नमस्कार।